निगला में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट की तैयारी से संबंधित ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार स्टेट की तैयारी कैसे करें, किस तरह के प्रश्न इससे पहले पूछे गए थे, आगामी जो एग्ज़ाम है क्या कुछ करें कि अच्छे से तैयारी हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ सबसे पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं, किसी कैंडिडेट से बात हो रहा था, उन्हें अभी तक नहीं पता था ये कि फॉर्म भरा जा रहा है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, गूगल वगैरह पे इधर-उधर सर्च करना छोड़ दीजिए। लास्ट डेट है 23 जनवरी 2023। इस डेट से पहले यानी 22 तक फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास मास्टर डिग्री है, यानी पीजी लेवल जो होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद जो करते हैं पीजी मास्टर, वो डिग्री है कॉमर्स से संबंधित यानी वाणिज्य से संबंधित, को निश्चित रूप से फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। किसी कैंडिडेट से बात हो रहा था, उन्हें पता नहीं था, वो फरवरी मार्च पता नहीं क्या इंतज़ार कर रहे थे, जबकि हम डेली वीडियो बना के उन्हें बताते हैं कि लास्ट डेट ये है। तो इस इन्फॉर्मेशन को सभी के पास ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से या खुद से लिख के ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि अगर आपने पीजी किया है या मास्टर डिग्री है कॉमर्स में, तो इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। क्लियर समझ गए? लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पे क्लिक करके आप पूरा विवरण जान सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह उसका पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं, नहीं तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आराम से ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट यानी 23 जैन से पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। अब इसके बाद हम नहीं कहेंगे और इसके बाद मेरे पास ये कॉल्स नहीं आना चाहिए कि सर हम किसी नेट पे देखे थे, वीडियो में देखे थे कि फरवरी होगा, ये होगा। हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। हमने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही पहले क्लियर कर दिया है। ओके, तो अब हम तैयारी की बात शुरू करें। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ये हमने कहा था कि इसको स्टार्ट करेंगे। और ये भी आपको क्लियर बता दें कि जो भी एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आगामी जब भी हो, वो भी, और साथ में जो कॉमर्स के हैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। 2011 का जब एग्ज़ाम हुआ था, को किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे पेपर 2 में, इस पे भी चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन वगैरह तो दिला ही जाएगा आपको, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2011 जब हुआ था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तथा उससे पहले भी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप क्या होगा, क्योंकि आप ये भी जानना चाहते हो कितने प्रश्न होंगे, कितने घंटे के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 होंगे। आपको टाइम कितना मिलेगा? आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। यानी इसे मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो आपका 150 मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, नॉर्मली तौर से देखा जाए तो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये 2.5 घंटा समझ के और टाइम टेबल फिक्स कर लीजिएगा, इस पोर्शन को इतना समय देना है, इस पोर्शन को इतना समय देना है, ये पहले ही से फिक्स कर लीजिए। हम जानते हैं कि आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के साइट हैं, सभी पे आप अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो उन एक्टिव वाले चीज़ों को ना थोड़ा इनएक्टिव कर दीजिए, एंड थोड़ा-सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपको कुछ पाना है। पाना क्या है? आपको क्रैक करना है एस्टेट का एग्ज़ाम। बहुत ज़रूरी है बाबू, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने के अंदर, चाहे 2 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा और एक-एक दिन इसका इम्पोर्टेंट है। तो 1 दिन, 2 दिन, जो 3 दिन है ना, सारे चीज़ों में, सारे दिनों में पकड़ मजबूत बनाइए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। ये 2-3 मंथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। 1-1 घंटे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो शॉर्ट का चक्कर चला है ना और रील का, ये बंद कर दीजिए। हम आप ही को कह रहे हैं, बंद कर दीजिए प्लीज़। अब क्या करना है ना, तैयारी करना है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। क्लियर? तो पहला चीज़, जितने ये सोशल मीडिया वाली चीज़ है उसको बंद करना है। टू दी पॉइंट, टू दी टॉपिक आपको पढ़ना है। 150 प्रश्न, इतने टाइम, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक प्रश्न रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। इसको कंप्यूटर पे बैठ के आपको देना है, थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ताकि माउस वगैरह चलाना, किससे सेलेक्ट करते, ये सारी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मॉक टेस्ट उन्हें लाना चाहिए। जैसे ही कुछ आता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। किसी का प्रश्न था कि सर हमने फॉर्म भर दिया है और ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, सुधार का डेट से संबंधित कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। एक और चीज़ बता दें कि अगर किसी मतलब कैटेगरी कुछ और है, किसी और कैटेगरी या डिसेबल्ड वगैरह में कर दिए हैं वो अप्लाई और पेमेंट कर दिए, तो उसमें सुधार कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जो भी हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, अप्लाई करने से पहले ही जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर डिटेल्स आपको दिखेंगे नीचे में, हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पे बात कर लीजिए। अब यहाँ पे खुली तो नहीं कहेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन आप उन पे बात कर लीजिए, ज़रूर जो आपको रखना है वो रख लीजिए, और उसके बाद जो कहा जाएगा वो कीजिए। जैसे मुझे लगता है कि ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, हमने कहा जा सकता है शब्द यूज किया है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको भी हेल्पलाइन नंबर पे बात करना चाहिए। वर्किंग आवर में कीजिएगा। आप कहिएगा सर फ़ोन नहीं उठाते, 10 बार कीजिए, 12 बार कीजिए, निश्चित एक बार उठा लेंगे वो। तो ऐसा ट्राई कीजिए। जब उठ जाएगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स को, और जो करना है कर लीजिएगा, और उसके बाद उस तरीके का कार्य कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरा कुछ गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, डिसेबल्ड वगैरह में आपने फॉर्म भर दिया, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए ऐसा बताया जा सकता है आपको कि आपने जो फॉर्म भरा है, एक और फॉर्म डाल दीजिए, और उसमें दोनों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, पैसा रिफंड आपको नहीं होगा, और दोनों का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जिसमें चाहे उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक और निर्देश दे देना चाहते हैं, ये ऐसा कहा जा सकता है, तो ये बात वहाँ जानकारी लेके कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक और परेशानी बता देते हैं कि बहुत लोगों का डुप्लिकेट एक बार फॉर्म भरा गया था, को एस्टेट का ही, तो रोक लगाया था वहाँ से बिहार बोर्ड, तो बाद में बच्चों को दौड़ना पड़ा था। तो एक बार बिहार बोर्ड से भी मिल लीजिएगा तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो या तो मिल लीजिए, नहीं तो वहाँ पे बात करके जैसा वो कहते हैं उस अनुसार कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अनुसार। 10 बार 12 बार कॉल लगाइएगा, ज़रूर एक बार रिसीव हो जाएगा। प्रॉब्लम्स खत्म, पढ़ाई शुरू। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे 150 में 2 पार्ट होते हैं, यानी क्वेश्चन तो सब 150 एक ही जगह रहेगा, लेकिन इसमें जो होता है 2 पार्ट, कहने का मतलब ये कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होते हैं, और जो 50 नंबर होता है वो अलग होते हैं, जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। लेकिन 100 नंबर के बारे में भी आप जानना चाहेंगे। जी हाँ, हम जानते हैं कि आपको जानना है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सिलेबस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यही कहेंगे आप। 50 नंबर के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं, फिलहाल हम 100 नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक 100 नंबर वाला जो था सबका अलग अलग था, लेकिन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, यानी सभी से आपके क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते थे कि जैसे ही उनका वेबसाइट अपडेट हो जाए उसके बाद इस चीज़ को हम बताएं कि वहाँ पे अपडेट हो जाएगा तो एक प्रूफ के रूप में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, यानी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक अपडेट हमें साइट पर देखने को मिला नहीं। कल भी बात हुआ तो कह रहे थे अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये ज़रूर कर लेना चाहिए उनको, जल्द से जल्द, उसी दिन, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन कर लेना चाहिए। लेकिन आप उससे कोई आपका ताल्लुक नहीं है, वो उन लोगों का काम है। तो आपको फॉर्म भरना है, भर लीजिए, और इस बार एक जो फाइनल प्रिंट आउट अभी निकलता है उसे ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। और फिर जब हम आपसे कहेंगे ना कि एक और प्रिंट आउट ले लीजिए, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी प्रिंट आउट करके एक बार देख लीजिएगा कैसा दिख रहा है। हो सकता है कुछ अनोखा दिखे तो अलग बात है, तो उसको भी रख लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे ज़रूर रखिएगा, जब हम कहेंगे कि दोबारा जो करना होगा वो कीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे 100 नंबर की। तो 100 नंबर में आपके तो एक चीज़ हमने बता दी कि सारे होंगे। पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, अभी के सिलेबस में और 2011 के सिलेबस में क्या अंतर है 100 नंबर में। 100 नंबर जो होगा वो आपके विषय से होगा, और पहले का जो पाठ्यक्रम दिया गया था, सिलेबस जो दिया गया था, पाठ्यक्रम दिया गया था, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ मेंशन था कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 11-12 से पूछे जाएंगे। मेरे पास है भी ये, 11-12 से पूछे जाएंगे। 20% क्वेश्चन जो होंगे इसके अपर लेवल के होंगे, स्नातक स्तरीय होंगे। लेकिन अब क्या किया गया है, पाठ्यक्रम में डायरेक्ट लिख दिया गया कि स्नातक स्तरीय होंगे। तो तैयारी कैसे, क्या 11-12 से नहीं होंगे? अब हम पूरा फंडा बताते कि हुआ क्या है।
तो इसके बाद जब 2011 का हुआ, टू द पॉइंट ऐसे ही पूछा गया जैसे कहा गया था, 80% थे 11-12 से और आपके 20% थे किससे, अपर लेवल से, यानी ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल वगैरह को मिलाकर, ग्रेजुएशन लेवल कुछ हाई एक दो इधर उधर से, वो ग्रेजुएशन लेवल समझिए। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी पाठ्यक्रम को स्नातक स्तरीय किया गया है, और साथ में जब एस्टेट 2019 हुआ, उसमें भी सेम पाठ्यक्रम ऐसे ही लिखा गया था कि स्नातक स्तरीय होगा। पहला जो एग्जाम हुआ ठीक सेम पिछले पैटर्न पे हुआ, यानी कि उसके क्वेश्चन आसान थे। 9-10 से, जैसे पेपर 1 की चर्चा कर लूँ मैं, तो 9-10 से क्वेश्चन थे आपके पेपर 1 में। पेपर 2 की बात किया जाए कि 11-12 से क्वेश्चन थे। अब बाकी सब किससे था, ग्रेजुएशन लेवल का था, यानी उसके एबव ऊपर वाले लेवल पे था। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ और इसके बीच में एक दो बार और एग्जाम हुआ, तो उसमें क्वेश्चन के जो पैटर्न थे वो चेंज कर दिए गए, और वो निश्चित रूप से बहुत ही मतलब हाईली क्वेश्चन थे, यानी बहुत ही ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, वहाँ तक के क्वेश्चन उठा के दे दिए गए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। ऐसा नहीं था कि 9th के क्वेश्चन, अब हम आपको एग्जांपल देते हैं 9th पे, 11-12 छोड़ देते हैं, 9th पे थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। ये समझना क्यों जरूरी है, ताकि आप 100 नंबर के बारे में सोच सके। 100 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 50 नंबर की नहीं, तो 100 नंबर के बारे में सोच सके। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो साइंस एक विषय हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। साइंस का 9th का जब एग्जाम हो रहा था, तो वहाँ पे मुश्किल से 10% मान लीजिए क्वेश्चन आपके 9-10 से थे। 10% क्वेश्चन 9-10 से थे, और आपके जो क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन थे लगभग आपके लगभग 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन कितने, 100 में से 25% मेरे ख्याल से क्वेश्चन, 100 में से 25 या 20 क्वेश्चन समझिए, 20 क्वेश्चन आपके थे 11th से। कितने थे, 11th से थे, और वो भी एनसीईआरटी के थे, क्योंकि साइंस जो चलता है एनसीईआरटी का था। और उससे भी सबसे बेहतरीन सा मैं आपको उपाय बता दूं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बैंक चलता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक क्या कहा जाए उसको, क्वेश्चन चलता है, जैसे में एनसीईआरटी का जब बुक आता है ना, तो उसका एग्जाम्पलर ऐसे करके वो क्वेश्चन भी साइंस वगैरह का निकालते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हूबहू थे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। क्लियर, समझ गए? ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरीके से इस बार जब एग्जाम होगा तो इस तरह के किया जा सकता है। किया जा सकता है, तो पहला चीज़, आप पेपर 2 दे रहे हैं, तो पेपर 2 जो होता है वो 11-12 से होता है। तो जाहिर सी बात है 11-12 के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसे आप खरीद लीजिए। 11-12 के क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक कर देंगे। इसके अतिरिक्त क्या कीजिएगा, 11-12 खरीद, 11th का भी 12th का भी। इसके बाद क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन के जो आते हैं क्वेश्चन बैंक, ग्रेजुएशन के, अब कहिए किसका, किसी भी प्रकाशन का ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चन बैंक आता है 1, 2 और 3 पार्ट का होता है ना, इसको भी कोशिश कीजिएगा ले लेने का। जो भी हमारा पेड वाला है, तो पेड वाला तो ये है शिक्षण कला में अन्य दक्षता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें समय मिलता है, 30 तक तो समय नहीं है क्योंकि सीटेट का एग्जाम है, वीडियो उनका डाल भी नहीं रहे। आपका ये पीडीएफ बनाने में, वेबसाइट पे सारा चीज़, मतलब हिंदी क्लब का जो ऐप है उस पर अपडेट करने में हमको टाइम लगा है, जिसके कारण वो भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो 30 के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ जो भी पेड है उसमें पीडीएफ आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, पूरा गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे ये आपका फिक्स करवाना है। तो अभी इसका तैयारी करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि पेपर 2 के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए 11-12 का, जो चैप्टर वाइज दिया गया, क्या वाइज, चैप्टर वाइज दिया गया, कॉमर्स के लिए स्पेशली जो बुक होते हैं वो उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है 11-12 का। इसके अतिरिक्त 1, 2, 3 इसके क्वेश्चन बैंक आपको लेने, क्वेश्चन बैंक याद रखिएगा। क्लियर, समझ गए? उसमें एक मिस्टेक, एक गलती ये होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं कि उसको कोशिश कीजिएगा दूर करने का। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का तैयारी। इसके अतिरिक्त कोई पाठ्यक्रम नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी विषय आप कहते हैं ना कि ये है वो है, वो सारे मिक्स करके आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, 11th से, फिर स्टार्ट क्या करेंगे 12th से, उसके बाद अपर। ठीक है, क्लियर, समझ गए? ओके। नहीं कुछ होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शेयर करना चाहे तो इसमें व्हाट्सअप नंबर वगैरह होगा, आपको वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐप में डाल दिया जाएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। इसमें देखा जाए तो 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 50 क्वेश्चन की तैयारी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब देखा ये गया जब एग्ज़ाम हो रहा था, तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ बहुत ही आसान था, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने तैयारी की थी और बहुत 9-10 से पूछ रहा था कि वहाँ से कुछ विषय को छोड़ के 9-10 से पूछ रहा था, आराम से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अच्छा खासा मार्क्स आया था पहले ऑफलाइन वगैरह में। फिर जब पैटर्न चेंज हुआ तो यही मुख्य काम किया, यही क्या किया? मुख्य काम किया उन्हें क्वालिफ़ाई होने में। क्योंकि 75 नंबर चाहिए था, 75-80 ये आप रेशियो लेके मत चलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लेके आना है। ऐसा नहीं कि हम तो क्वालिफ़ाइड होने के लिए तैयारी करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जॉब चाहिए ना, कॉमर्स वाले सेक्शन में आप शिक्षक बनना चाहते हैं ना, तो ये जितना रील बनाना, इधर-उधर घूमना, टहलना, ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए कि हमने ये किया, वो किया। सारा चीज़ फॉर्म आपने भर लिया, प्रिंट आउट कर लिया, सारा टेंशन फ्री हो गए ना, अब तैयारी में लगना है। 100 नंबर का हमने बता दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। 50 नंबर की बता रहा है, इसकी भी तैयारी कीजिए। तो सारा चीज़ छोड़ के इस पे लग जाइए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लेके आना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा मार्क्स हो जाए। ये सोचिए कि हम ही टॉपर हो जाएँगे। ये सोच के काम कीजिएगा कि निश्चित रूप से क्वालीफाई से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँगे। ये मेरा वादा है। अब ये क्या किया था कि जिनका मार्क्स, जिनका मतलब अब सब्जेक्ट तो पीजी लेवल, मास्टर लेवल, जिसका उतना लेवल का तैयारी को ठीक है, नहीं तो जिनका इस पे पकड़ था, वो भी बच्चे क्वालीफाई हो गए। यहाँ से 35 से 40 नंबर तक लेके आए हैं बच्चे। अब 40 नंबर ये हो गया और 100 में से अगर मैं इसमें 40 नंबर ये हो गया, 100 में से अगर 40% भी मैं सही करूँ, तो ये डायरेक्ट कितने हो जाते बाबू? 80। 35 करूँ तो 75 हो जाते हैं। 100 में से 35 तो आएँगे, 30-35 नंबर तो आएगा ना। कुछ तो वो जानता होगा, 10 नंबर तो निश्चित रूप से 40 है, 10 क्वेश्चन को निश्चित रूप से जानता होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये हो गया 50 और कितने चाहिए इन्हें? 20-25 को, क्या 90 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन सही नहीं होंगे? 30 क्वेश्चन सही नहीं होंगे? निश्चित रूप से सही हो जाएँगे। तो क्वालीफाई तो आप निश्चित रूप से हो जाएँगे। निश्चित रूप से अगर तैयारी करते हैं और इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से क्वालीफाई हो जाएँगे। 100% है कि क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2011 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्या कुछ चेंजिंग हुआ और क्या कुछ हो सकता है आगे। देखिए, अगर 2011 के पैटर्न देखा जाए तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 3 आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो है, शिक्षण कला से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण कला में देखा जाए तो 18 से 27 प्रश्न हो सकते हैं। 18 से 27 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं शिक्षण कला। शिक्षण कला के बारे में बताएंगे कि उसकी तैयारी आगे कैसे करना है। पहले हम देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न 2011 में पूछे गए थे। को ये 18 से इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 27 हो सकती है। गणित और विज्ञान में देखा जाए तो दोनों मिला के, मतलब जैसे मैं अभी 2011 में जो एग्जाम हुआ उसमें गणित के 2 क्वेश्चन है। गणित के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से 2 आपके साइंस के भी है। तो टोटल देखा जाएगा 4-5 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इसको हमने लिखा है 6 से 10 प्रश्न आपके गणित और विज्ञान से भी हो सकते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैं 2011 का मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है कि क्वाशियोरकर है? कौन सा है? ये है। एक और क्वेश्चन था, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की जाति को चिन्हित, वर्गीकृत एवं समूहीकृत किया जाता है कहलाती है? कौन सा है ये? टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी। तो ये प्रश्न थे आपके साइंस से, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरह के गणित से थे, वो गणित का क्वेश्चन तो हम बोल के सुना नहीं सकते, उसे देखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो इसका थोड़ा सा रेशियो हमने बढ़ा के रखा कि हो सकता है इतना प्रश्न आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं गणित एवं विज्ञान से। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो 17-18 फिक्स है, इससे अधिक भी हो सकता है। 18 से 24 तक ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नया चीज, वो है रीजनिंग।
रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं या गणित और साइंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रश्न कम पूछता है, उस पर ज़्यादा फोकस से अच्छा है कि आप रीजनिंग के प्रश्नों को जो 18 से 24 है, कम से कम 18-20 रहेंगे, तो 18 से 20 पे अच्छे तरीके से पकड़ बना लीजिए। अगर ये अच्छे तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो ये फिक्स है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, और उतने क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो उसके आंसर भी फिक्स होते हैं कि वही होंगे। उसके आंसर भी क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि वही होंगे, वो चेंज नहीं होगा। जैसे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में देखा जाए तो थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिल सकता है, पढ़ के जाइए उसी से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दे तो उसी में आप गलती कर बैठते हैं, लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा। रीजनिंग में अगर वो सीख गए कि ये कैसे बनता है, उस पैटर्न पे वो प्रश्न आ जाए तो आप बना के ही आइएगा, शायद ही कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन लगभग आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि उसके आंसर फिक्स होते हैं कि वही होगा ही। आई बात में समझ में, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, रीजनिंग पे। रीजनिंग की तैयारी स्टार्ट करेंगे, बाकी सब शिक्षण कला वगैरह भी देखते जाएंगे, गणित और विज्ञान का भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में देखा जाए तो ऑनलाइन में तो हमें 1-2 साल का हमने देखा है, उसमें तो हमें क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन एक पेपर जब ऑफलाइन हुआ था तो उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे आपके सामान्य ज्ञान के, यानी 2019-20 एग्जाम तो 20 में हुआ था, तो 2020 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय सामान्य यानी जनरल नॉलेज के 5 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। 5 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके लिए 6 महीने का अपडेट यानी वर्तमान में कौन-कौन है, तो 2-3 क्वेश्चन हम लाइन से अभी नीचे रखे हुए हैं, उसके बारे में केवल देख लीजिएगा। शायद ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमने ये नहीं देखा था, 1-2 क्वेश्चन मिले थे और नहीं भी मिले थे। आई बात क्लियर कि सामान्य ज्ञान पे भी फोकस नहीं देना है, लेकिन जो टॉपिक से संबंधित प्रश्न आए हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इन सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सारे का प्रीवियस ईयर देखें। सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर बनाएं। प्रीवियस ईयर अभी तक हमने जो पेड सीरीज चल रहा है, अभी तक हमने आपका टोटल रीजनिंग के जितने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, m.डॉट पे जाइएगा और एक नंबर भी अभी हम दे देते हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, अभी बात करेंगे उसका। तो रीजनिंग के टोटल हमने टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे दे दिया है टेस्ट, और साथ में आपका 2011 पेपर 1 और पेपर 2 जो भी शिक्षण कला एवं दक्षता में पूछा गया है वो 2 टेस्ट, 2020 में 2 बार एग्जाम हुआ था, वो दोनों ऑफलाइन हुआ था, दोनों पेपर के दे दिए, यानी 6 टेस्ट अभी हमने दे दिए हैं, और पेपर 2 के और भी जो टेस्ट 2019 के हुए हैं वो धीरे धीरे आपको अपडेट करते हुए मिल जाएंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। एक तो टेस्ट देने में भी पता चल जाएगा कि ऐसा आ रहा है मेरा मार्क्स, ये हो रहा है वो हो रहा है, और दूसरा बहुत अच्छे तरीके से पकड़ भी हो जाएगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये टॉपिक हमें देखना है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है, और जब ज़्यादा मात्रा में अगर हम सब दे दें तो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये करना। और यहाँ पे हमने टेस्ट देने के 2 तरीके रखे हैं, एक तो होता है टेस्ट विथ रिजल्ट। ये क्या होता है टेस्ट विथ रिजल्ट, यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अपने आंसर सही दिया या गलत। एक होता है टेक टेस्ट, उसमें क्या होता है ये पता चलता है कि आपने टोटल में कितना मार्क्स पाया, और टोटल कितना क्वेश्चन था और कितना आपने मार्क्स पाया। तो ये सारी चीज़ है टेस्ट विथ रिजल्ट, मुझे अच्छा लगता है वो देना, तुरंत पता चल जाए। चलिए, आपको जो अच्छा लगा जो करना है वो कीजिएगा। फिलहाल ये हमने आपको बता दिया कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम 2019 में एक पेपर में सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपके सामने रख देते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। वर्तमान में, अभी करंट में, जब प्रश्न पूछा गया था 2020 में, उस समय कौन था वो बता सकते हैं। तो वर्तमान का, अभी का जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, अभी का, वो आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, तो ये आपका मेरे ख्याल से सारनाथ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन करके पूछा गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें चाइना मैन बॉल वगैरह खूब, चाइना मैन जो फेंकता था क्रिकेट में उसमें चला था, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया था, तो ये क्रिकेट हो जाएगा आपका। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो
तो ये अपना देख लीजिएगा काठमांडू नेपाल वगैरह में कहाँ है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न मात्र एक बार पूछे गए, 1 से 2 बार पूछे गए, इससे अधिक ज़्यादा नहीं पूछे गए। प्रीवियस ईयर बनाइएगा, पता चल जाएगा कि कब पूछे गए हैं, क्या है। तो इसे भी अगर देखना चाहें, समय मिलेगा तो देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको तैयारी करना है शिक्षण कला की तो कैसे करना है। तो इसके लिए आपको विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रश्नों को देखें और बनाने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन सा तरीका यही है, विगत वर्ष के जो भी प्रश्न है पेपर 1 और पेपर 2 को किसी को नहीं छोड़ना है। पेपर 1 को भी बनाना, पेपर 2 को भी बनाना, सभी को प्रश्नों को देखें और बनाने की कोशिश करें। आपने बीएड तो किया ही होगा, और साथ ही अगर सीटेट या किसी टेट की तैयारी की है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रश्न फिक्स नहीं रहता कि क्या पूछा जाएगा। कुछ टफेस्ट हो जाते हैं, कुछ लोकल लेवल पे होते हैं, कुछ अप्लाइड मोड के होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि अप्लाइड मोड के 2019 में लास्ट वाले में अप्लाइड मोड के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने कर लिए। तो अप्लाइड मोड वाला वही जो हम कहते हैं लेकिन काटिए ये काटिए, तो वहाँ से रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स नहीं रहेगा कि कहाँ से पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। साथ ही हिंदी क्लब के जो भी वीडियो आएंगे उसे आपको देखना चाहिए। 2011 तथा अन्य पेपर को जो भी शिक्षण कला के प्रश्नों को हल किया जाएगा तो इस लिंक पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उन्हें जरूर देखिए। 2011 या जो भी होता है शिक्षण कला के एक एक करके वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसे जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही हिंदी क्लब ऐप या वेबसाइट हमने दे दिया है, यहाँ से फ्री में डेमो टेस्ट, अगर नहीं पेड करना चाहते तो फ्री में डेमो टेस्ट वगैरह है। वहाँ पे 2011 के प्रश्न पेपर 1 के ही डाला है हमने, पहले से ही डाला गया, तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह के पेपर 1 के प्रश्न पूछे गए। बाकी सब प्रश्न हम आगे कराएंगे, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं है बाकी सब तो वीडियो में आते रहेंगे। या किसी भी तरह का परेशानी होने पे या कोई भी पेमेंट वगैरह करने से पहले इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप लोगों का सर ये दिक्कत हो गई, ये इससे बढ़िया है कि आपको एक नंबर दे दीजिएगा, वहाँ गूगल पे से आप कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका एक्टिव हो जाएगा। चलिए, हमें पढ़ाना है आपको, तो ये हो गया आपका शिक्षण कला। गणित के लिए हमने ये PDF गणित का और विज्ञान का ये PDF हमने अवेलेबल करा दिया है। ये PDF नहीं होता है तो हम आपको दे देते हैं। इस PDF से 6-7 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं, तो इस PDF को एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं देखना है, एक नज़र देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो 2-2 PDF हमने उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये जनरल कॉम्पिटिशन का है, तो एक नज़र देख लीजिएगा। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण भाग है, वो है रीजनिंग। ये एक महत्वपूर्ण भाग है, मात्र कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस से आप इसमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2011 के अभी तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को देखना चाहिए, उसे बनाना चाहिए, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसे हल करें, ताकि इस तरह के जब प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से आप उसे हल करें। और जल्द ही आपको इससे संबंधित लिंक भी दिया जाएगा, और हमने ये लिंक दे भी दिया है प्लेलिस्ट का, इसी प्लेलिस्ट में हम डालते जाएंगे। तो ये जरूरी है आपका रीजनिंग का। इसके अतिरिक्त आपको यही बताया गया है कि टॉपिक वाइज ये इस पे जाके लॉगिन वगैरह करके इतना पेमेंट करके आप इसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़। इस पे हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप ले लीजिएगा। एक और PDF हमने उपलब्ध कराया है, ये वैसे पेड में भी अवेलेबल है। ये PDF है, कुछ रीजनिंग वगैरह के बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि ये पकड़ आपका मजबूत होना चाहिए, नया चीज़ है और इस पर पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो ये जो PDF है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। और 2011 में जो प्रश्न पूछे गए ना, कुछ यहाँ से पूछे गए हैं, और जो हमने टेस्ट में जो क्वेश्चन डाले हैं हमने देखा कि उसी से संबंधित क्वेश्चन भी पेपर 2 में पूछा गया। तो बहुत ज़रूरी है, ये PDF पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2011 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हल करने के तरीके के बारे में कि कैसे हल करेंगे। चलिए, अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 70 रुपये है। अगर हम ये माने कि कपड़े का जो टुकड़ा है उसका लंबाई x मीटर है, तो उसका कीमत कितना है? 70 रुपये है। यदि कपड़े का टुकड़ा 4 मीटर अधिक लंबा हो तथा कीमत प्रति मीटर 2 रुपये कम हो तो भी कीमत उतनी ही रहती, यानी रेट क्या है उतना ही रहेगा, यही पूछा गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा इस पैटर्न को। इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। पूछा क्या गया है इसमें, टुकड़ा कितना लंबा है, टुकड़ा क्या है, कितना लंबा है। इसको बनाने के लिए हमने कहा कि x मीटर अगर कपड़ा लंबा हो तो उसका कीमत कितना है? 70 रुपये। तो 1 मीटर का निकालेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 70/x लिख सकते हैं क्या इसको? तो पहला लाइन क्लियर, 70/x हो गया, यानी 1 मीटर। मान लीजिए हम कहें कि 10 मीटर लंबा है तो कितना हो जाएगा? 70/10 हो जाएगा, तो 7 रुपये मीटर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसी तरह निकालते हैं ना आप,
जनरल क्वेश्चन। अब ये हो गया ऐसे। यदि कपड़े का टुकड़ा 4 मीटर अधिक लंबा हो, चलिए इसको भी बना देते हैं। मान लीजिए ये हो गया। अब कीमत क्या है, उतनी ही रहती है, यानी 70 रुपया ही रहेगा। अगर इसे हम क्या करें, x + 4 कर दें, यानी जो x है इसमें 4 मीटर अधिक कर दें, अधिक लंबा हो, तो क्या रहता है, 2 रुपये कम हो, यानी कीमत क्या हो, 2 रुपये कम हो, प्रति मीटर की कीमत क्या, 2 रुपये कम है, यानी दोनों को अगर माइनस करें तो 2 रुपये ये घटाव में आ जाएगा। बस यही तो कह रहा है, अब इसको केवल बना देना है, यानी 70/x - 70/x + 4 = 2। इसको बना देना है। इसको बनाने का तरीका है कि एक की ऐसे करके बना दीजिए, यानी कि डायरेक्ट इस ऑप्शन में से किसी को रख लीजिए और डायरेक्ट बना दीजिए। अगर देखा जाए तो 10 से तो आराम से कट जाएगा। चलिए 10 से काट के देखते हैं, 10 से तो लग रहा है कट जाएगा, 10 से हम काटते हैं। तो अगर इसको काटा जाए तो ये आ जाएगा 7। अगर यहाँ 10 रखा जाए तो 10 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। 14 को 70 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 14 को 70 से काटेंगे तो 14 को 70 से काटें तो ये हो जाएगा 4 × 28 = 42 × 56 14 25 70, ये हो जाएगा 5, यानी 7 - 5 = 2। ठीक तो हो गया, 7 - 5 = 2, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है किससे, अगर हम 10 मीटर रखें तो 10 रखा, यानी 10 मीटर अगर हम x के जगह पे रखें, यानी 10 मीटर टुकड़ा अगर रख दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने क्या किया, माइनस किया, ये कट गया तो 10 काटा 7 बार में गया, ये आ गया 7, और ये 10 + 4 यानी 14 को काटा, ये 70 को 5 आया, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। बराबर में 2 ही है क्योंकि यहाँ दिया है 2। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, या इनडायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, इसे मेरे बनाने से पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए कैसे हल होगा। वैसे चलिए इसके बारे में बता दें कि कम्युनिटी में भी ये प्रश्न हमने डाला था, लेकिन उत्तर कुछ और आया था, तो थोड़ा देख के अजीब सा लगा, लेकिन आपको आज इसे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो आगे भी आपके इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं वो क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। जैसे में इसमें जहाँ लिखा होगा से कम, पहले को देखिए कितने कैंडिडेट हैं इसमें, यानी कितने आदमी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अगर पहले लाइन में देखा जाए, यहाँ से यहाँ पहला लाइन को देख लीजिए कहाँ से कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पहला लाइन क्लोज हो रहा है पूर्ण विराम तक। इसमें देखिए कितना आदमी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो राकेश को इतिहास में सुरेश से अधिक अंक आए, लेकिन उसके अंक संतोष से कम थे, यानी 3 इंसान है, एक तो राकेश है, एक सुरेश है और संतोष है। ये तीनों में तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, तो आप पढ़ के भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हम आपको बताते हैं पहचानने का। जहां लिखा हो से कम वो सबसे ऊपर होता है, जहां लिखा हो से कम वो सबसे ऊपर होता है, और जहां लिखा हो से अधिक वो सबसे लास्ट में होता है। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे संतोष से कम, को संतोष से कम है, को से कम मतलब संतोष 1 नंबर पे, संतोष कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे। अगर जहां लिखा हो उससे अधिक वो सबसे लास्ट में आएगा, को 3 आदमी है, को कितने नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे। और राकेश बच गया, को 1 2 3 बच गया, कौन सा अंक, 2 नंबर पे। तो इसमें सबसे, मान लीजिए एक ही लाइन लिखा हुआ, पूछ दे कि सबसे अधिक अंक किसके हैं, इन सर्वाधिक अंक किसका प्राप्त हुआ है पहले लाइन में, तो 1 नंबर बाबू कौन है, संतोष को। सबसे अधिक अंक किसका है, संतोष को। उसके बाद किसका अंक है, तो कहिएगा सर राकेश को। उसके बाद किसका अंक है, तो आप कहिएगा सुरेश को। एक लाइन में क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। रमेश को हरीश से कम लेकिन राजेश से अधिक अंक है, हरीश से कम लेकिन राजेश से अधिक अंक है। अब जहां लिखा हो से अधिक वहां पे कितना नंबर लगाना है बाबू, को 3 आदमी है तो 3 नंबर, से अधिक मतलब सबसे लास्ट राजेश। अब इसमें देखा जाए तो रमेश कहां जाएंगे, रमेश को, और इसमें से कम किसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ, कमेंट सेक्शन में बताइए किसके साथ लगा हुआ है। तो आप कहिए सर यहाँ पे हरीश के साथ लगा हुआ है से कम, को हरीश कितने नंबर पे जाएंगे, से कम जिसके साथ लगा वो कितने नंबर पे, तो आप कहिएगा सर 1 नंबर पे। जी हाँ, दूसरे लाइन में 1 नंबर पे हरीश हो जाएंगे, और राजेश कितने नंबर पे हो गए, से अधिक के कारण ये 3 नंबर पे हो गए। बच गए को वाले, तो रमेश को कितने नंबर पे चले जाएंगे, तो रमेश को चले जाएंगे आपके 2 नंबर पे, क्योंकि 3 आदमी हैं, 2 नंबर पे रमेश चलेगा। इतना समझ में आ गया। ये नंबरिंग कर सकते हैं कि नहीं आप, से कम 1 नंबर पे, से अधिक सबसे लास्ट वाला, और
को वाला 2 नंबर, 3 आदमी एक 2 नंबर वो हो जाएगा। 3 आदमी का जब भी प्रश्न पूछे तो इस तरह नंबरिंग लगा लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है संतोष को राजेश से कम अंक मिले, संतोष को राजेश से कम अंक मिले, राजेश से कम अंक मिले। तो राजेश से कम मिले यानी राजेश जो है इसको कितना अंक मिल गया, राजेश सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। राजेश कितना अंक प्राप्त किया, अधिक अंक प्राप्त किया, क्योंकि इसके साथ क्या है, से कम है। तो अगर देखा जाए संतोष और राजेश में किसको अधिक अंक मिले, तो जो से कम होगा उसी को कम ये अधिक अंक मिले होंगे। पहले को राजेश का लिख लीजिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे संतोष का लिख लीजिए 1, संतोष का 1, यानी फर्स्ट वाले लाइन 1 नंबर वाले का तुलना हो रहा है सेकंड वाले के 3 नंबर से, सेकंड वाले के 3 नंबर से। अब ये दोनों तुलना करने के बाद ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें अधिक कौन है। तो से कम वाला अधिक हो गया है, से कम वाला क्या है, अधिक है। इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो इन दोनों में 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा से कम वाला। यानी ये क्या है, अभी इस लाइन में इन दोनों की तुलना किया जाए तो इसमें 1 नंबर कौन है, को राजेश है। लेकिन हम राजेश को देख रहे हैं कि 3 नंबर है, तो जो इसमें से 1 नंबर होगा, मान लीजिए कि संतोष से कम होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अगर लिखा होता है संतोष से कम तो ऊपर वाले लाइन में देखते हैं कि 1 नंबर कौन है। अगर लिखा है राजेश से कम तो राजेश किस लाइन में है, दूसरे वाले लाइन में, इसमें देखेंगे कि 1 नंबर कौन है, 1 नंबर कौन है। अगर राजेश 1 नंबर होगा कि 1 नंबर वही सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की तुलना किए तो राजेश 1 नंबर आ रहा है। दोनों का तुलना करने का मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला लाइन 1 नंबर पे आएगा, यानी दूसरा वाला लाइन सबसे परफेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो जो होगा वो है कौन सा दूसरे लाइन में 1 नंबर है, कौन सा दूसरे लाइन में 1 नंबर है। तो जाहिर सी बात है वहां देखिएगा 1 नंबर कौन है, हरीश है। तो किसको टिक करेंगे, हरीश को टिक करेंगे। 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, इस वीडियो को क्लियर हो जाएगा। दोनों में हमने नंबरिंग लगा दिया 1 2 3, दूसरे में भी लगा दिया 1 2 3, फिर दोनों को एक उस लाइन से फिर एक इस लाइन से लेके रिलेशन करता है, वो दोनों लाइन से रिलेशन करता है। अब इन दोनों लाइन में से किस लाइन में से 1 नंबर वाले को चूज करना है, यही दोनों इंसान डिपेंड हो जाते हैं। तो इसमें से जो भी फर्स्ट नंबर मारता है, जिसके साथ से कम लगा होता है, वो क्या हो जाता है, फर्स्ट मार देता है। तो फर्स्ट मार देगा, तो फर्स्ट मारा कौन, राजेश वाला टीम। तो राजेश वाला टीम में 1 नंबर कौन था, तो वो था हरीश। तो टिक किसको करेंगे, हरीश को। राजेश को क्यों नहीं करेंगे, राजेश को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस टीम में तीसरे नंबर पे यानी अंतिम पावदेय पे राजेश था। अब यहाँ पे बहुत सारे गाइड में इसके आंसर इधर उधर दिखे जा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका हरीश ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, और 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन हमने दिया आपको, तो ये क्वेश्चन बनाने की आप कोशिश कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसा है। इसका कमेंट सेक्शन में लिखने का कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सीढ़ी चढ़ी, इसको जोड़ना होता है, ऊपर नीचे करके जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा है, 27 आ रहा, 28 आ रहा, 29 आ रहा, कि क्या आ रहा बताइए, 30 आ रहा। इसको देख लीजिएगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं होता है सॉल्व करा देते। एक बत्तख वाला कितना बकरी है, कितना ये है मुर्गा मुर्गी है, ये सारी चीज़ अभी बता देते। इस तरह के प्रश्न आए तो आज के बाद दिक्कत आपको नहीं होगा। एक खेत में बत्तख और बकरियां हैं, कितने इंसान हैं बाबू, तो 2 इंसान, मतलब कितने जानवर हैं तो आप कहिएगा कि 2 हैं। 2 में पहला कौन है, तो आप कहिएगा बत्तख है, दूसरा कौन है, बकरियां हैं। तो वहां कुल कितने सिर हैं, तो टोटल सिर कितने हैं, 77 है। टोटल सिर कितने हैं बाबू, 77 है। और पैर कितने हैं, तो 248 है। इसमें पूछा क्या गया, बत्तखों की कुल संख्या क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसे देखिए कैसे बनाते हैं। अब ये बताइए बत्तख का कितना सिर होता है, अब बकरी का कितना सिर होता है। तो आप कहिएगा सिर्फ बत्तख का सिर 1 होता है, बकरी का भी सिर 1 होता है। यानी टोटल अगर जानवर देखा जाए तो कितने जानवर हो गए, 77।
कितने जानवर हो गए? 77। अगर हम आपसे पूछे कि कितना जानवर है बताओ, तो सर बकरी का जो है एक ही सिर होता है, बत्तख का भी एक ही सिर होता है, इसलिए टोटल उसका सर हम जान गए कि 77 है, को उतना वो भी होगा, बकरी भी होगा। वाह, इतना जान गए ना, बना लीजिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक्स वाई से डरिएगा नहीं, बत्तख को मान लिए हम एक्स, बकरी को मान लिए वाई। क्लियर हो गया? नाम इसका रख दिए बतकवा का एक्स, बकरिया का रख दिए वाई। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, दोनों का सिर या धड़ जोड़ दें, यानी पूरा शरीर जोड़ दें, तो ये कहता है कि ये 77 को है। क्लियर हो गया? एक्स प्लस वाई जोड़ दे तो कितना हो गया? 77। यानी बतख और बकरी का सिर जोड़े चाहे पूरा शरीर जोड़े तो कितना हो गया? 77 को। अब कह रहा है कि पैर जोड़ के दिखाइए ना, पैर 248 है। चलिए भाई उसको भी जोड़ देंगे। अब पैर में क्या होता है वो हम पूछेंगे, ये बताइए बत्तख का कितना पैर होता है? तो कहिएगा कि 8 गो। अरे 2 गो पैर होता है ना, जाके देख लीजिए बत्तख को एक बार, इतना पता होना चाहिए कि बत्तख का कितना पैर होता है। तो आप कहिएगा सर हम देखे हैं बत्तख का 2 पैर होता है, तो इसको कर दीजिए 2x। क्लियर हो गया? बत्तख का कितना पैर? 2 ठो, तो इसके साथ हम गुणा कर दिए कि लो 2 तुमको दिए हैं। आप कहिएगा बकरी का कितना पैर होता है बाबू? कितना? तो आप कहिएगा सर 4 ठो। तो चलिए इसको भी 4 दे देते हैं, 4y। अगर दोनों का पैरवा हम जोड़े तो ये कह रहा है कि कितना है? 248। कितना है? 248। इतना तक समझ गए? अब कुछ करना ही नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब कहिएगा सर इसके आगे हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है बाबू, अब दोनों को बराबर कीजिए ना, दोनों को बराबर कीजिएगा, ये 2 से गुणा कीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने एक्स को हटाइएगा, एक्स देख लीजिए बत्तख को रखे हैं, नाम के नीचे लिखे हैं, तो एक दिक्कत है। तो ये हो गया 2x, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, सब में 2 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। को यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए और यहाँ माइनस कीजिए, तो ये 2x से 2x कट गया। 2y में से 4y घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा? 2y में से 4y घटाएंगे तो 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए, यहाँ भी तो बड़ा कौन है? यही ना है। अब इसको गुणा कीजिए, को इसका आ जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 आ जाएगा। अब 248 में से 154 घटा लीजिए, 248 में से 154 घटाइए, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 14 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 5 14, 9। देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक नहीं हो, हमको तेजी में बना रहे हैं। तो ये आ गया 94, तो ये माइनस में है, ये भी बड़ा वाला संख्या माइनस में है, तो ये भी माइनस में 94 आ गया। माइनस माइनस बाबू ऐसे ही काट देते हैं, दोनों तरफ माइनस है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर को 94/2 काटिए, तो ये कटेगा आपका 94/2 हो गया, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 47 गो है। कौन? 47 है आपकी बकरी। 47 कितना है? बकरी है। अब यहाँ पे पूछ दे कि बतख बताइए कितना है, तो 70 में से 47 घटा लीजिए, 70 में से 47 घटा लीजिए, 77 है, सॉरी 77 में से 47 घटा लीजिए, कितना आएगा? 77 में से 47 घटाएंगे तो घटा लीजिए, यहाँ लिख दे बाबू, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चाहे नहीं लेना है तो बना लीजिएगा। तो 47 घटाएंगे, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 7, तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया कितना आएगा? तो 7 में से 4 है 4, 5 6 7 30 तो आएगा बाबू। देखिए 30 है, 30 है करेक्ट आंसर। कुछ करना ही नहीं है, आराम से बन जाएगा, घबराइए नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाइए। एक्स वाई ऐसे ही बैठाते हैं, इसीलिए तो एक्स वाई अलग करते हैं। अब ये देखिए बहुत खतरनाक सा सवाल है, बहुत ही आसान है। ये एक रूल होता है, काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा करो धन जोड़ दो लुट को लो घटाओ को, गुणा वगैरह कर दीजिएगा, उसके बाद भाग वगैरह दे के आप लास्ट में जोड़ घटाओ कर दीजिएगा, बन जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो इसमें दिक्कत क्या होता है, ये लिखना होता है ध्यान से। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ मान लीजिए कि सी नंबर हम बना रहे हैं, इसको मिटा दिए, इसको मिटा देते हैं, सी नंबर लिखना है तो पहले लिखे 8। अब यहाँ भाग लिखा है ना, तो भाग के जगह पे देखिए भाग का अर्थ है जोड़ना, तो लिखिएगा प्लस, ऐसे ही साफ सुथरा बनाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इसके बाद लिखा है 10, तो हम लिख दिए 10। इसके बाद क्या लिखा है बाबू? माइनस, माइनस कहीं है, माइनस तथा माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, तब इसके बाद लिखिए गुणा। इसके बाद है 3, तो लिख दिए 3। इसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या है बाबू? देखिए
प्लस का अर्थ है भाग देना, कामा जरूर देखिए, कामा के बाद वाला, तो इसके बाद प्लस का अर्थ है भाग देना, यहाँ भाग देने का सिंबल, और इसके बाद क्या है, भाग देने का सिंबल के बाद 3 के बाद भाग हो गया, इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या है 5 है, और 5 के बाद गुणा, तो गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ क्या है, पहले में लिखा है गुणा का अर्थ क्या है घटाना, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया 6। ये सिंपल तरीके से लिख लीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए बनेगा कैसे, ये हो गया 8, 10 तीन प्लस 10 तीन 30 भागा 5, तो भागा 5 हो गया, 30 में से 5 भाग दीजिएगा, 6 5 30, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 6, ये घटाइएगा 6, यहाँ आया था -6, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो 8 प्लस 0, यहाँ 8 आया था, इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। बना लीजिएगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस बैठाना है ना, ध्यान से बैठाइएगा तो बन जाएगा, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, तो टेस्ट सीरीज अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब ये देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, वैसे तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है सारा, चलिए पढ़ा देते हैं। घड़ी वाला भी अगर इस तरह का आएगा तो कुछ नहीं करना, इसे कैसे बनाना है। इन्होंने कहा एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो एक घड़ी बना लीजिएगा। घड़ी कैसा होता है बाबू, गोल सा। अब इसमें 4:30 बजाने से पहले बीच में ऐसे कर दीजिए और लिख दीजिए ऊपर में कितना होता है, तो ऊपर में होता है 12, इधर कितना होता है बाबू 3, नीचे कितना होता है 6, यहाँ कितना होता है 9 होता है। इतना हो गया, इतना घड़ी समझ गए। अब कह रहा है कि 4:30 बजे हैं, 4:30 का मतलब कौन, छोटका सुइया का होगा 3 के बाद 4 इधर है, 5 इधर है, ठीक है, यही ना है। तो ये यहाँ पे गया, तो 4 क्या हो गया, 4 पे एक छोटका सुइया है, घंटा वाला सुई, और बड़ा वाला सुई मिनट वाला यहाँ है, ऐसे ही बना लीजिएगा। अब आपके देखने से कितना बज रहा है, 4:30 हो रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ सर 4:30 हो रहा है, 4 पे घंटा वाला, अच्छे पे ये, बस इतना कहा है कि घड़ी में 4:30 बजे हैं। चलिए हम 4:30 बजा दिए घड़ी बना के। यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर है, मिनट की सुई किधर है, मिनट मतलब भाई बड़का सुई है, मिनट वाला है, 4:30 हुआ है तो मिनट वाला बड़का है, तो ये कह रहा है ये नॉर्थ है, ये क्या कह रहा है नॉर्थ है, तो साउथ कौन सा होगा बाबू, तो कहिएगा सर ठीक उल्टा दिशा में साउथ होता है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी ये है कि ईस्ट और वेस्ट किधर है, ईस्ट और वेस्ट किधर है, को ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, तो ये देखिएगा कि उत्तर के बाद अगर क्लॉकवाइज चले, उत्तर के बाद क्लॉकवाइज चले तो पूरब किधर पड़ता है, क्लॉकवाइज चले तो पूरब पड़ता है, उत्तर के बाद कौन सा होता है, पूरब होता है। अगर हम इधर चलेंगे तो पूरब कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा। यानी अगर हम बाएं साइड चले, यानी इससे क्या चले, बाएं साइड चले, मैंने हम जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, तो हम अपने बाएं साइड, यानी घड़ी जिधर चलती है, मिनट वाला सुई जिधर चलता है उस ओर ये मिनट चलेगा, तो उधर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर इधर तो आपका पूरब होता है, पूरब मतलब कुछ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, और ये हो गया ईस्ट, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम। समझ में आ गया, और नहीं होगा तो आप एक कागज़ पे बना लीजिएगा, कागजों को घुमा लीजिएगा, जिस तरीके से आपका दिशा आपको ज्ञान होगा उसी तरीके से घुमा लीजिएगा। जैसे में ये है ना, अब इसको तो हम मोबाइल है तो घुमा नहीं सकते हैं ना, कि प्रैक्टिकल रूप से अगर होता ना तो घुमा देते हैं, उत्तर की तरफ कर देते हैं, उसके बाद बैठा देते हैं कि हाँ इधर है। उसके बाद पूछा क्या है, तो घंटे की सुई किस दिशा में, अच्छा उत्तर की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटा की सुई किधर है, तो जाहिर सी बात है ये उत्तर है, तो ये क्या होगा पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच में ना है, देखिए ये 4 किस पे है, उत्तर पश्चिम के बीच में, यही तो है, यानी यही उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो देखिए उत्तर पश्चिम दिया है, 3 नंबर में दिया है, टिक कीजिए। कुछ करना है बाबू, बनाना है बस। कैलेंडर से भी संबंधित प्रश्न आया था। मेरे भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, कितना दिन बड़ा है बाबू, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 हफ्ते बड़ी है। यदि मेरी बहन जो है मंगलवार को पैदा हुई थी तो मैं किस दिन पैदा हुआ था। याद रखिएगा जब भी ये हफ्ता कटा हुआ लिखे, यानी कोई भी दिन नहीं बचे को, अगर ये मंगलवार लिखता है, अगर ये भाई वाला चीज़ हटा दिया जाए, ये भाई वाला चीज़ हटा दे और डायरेक्ट कहे कि मेरी जो बहन है वो हमसे 75 हफ्ते बड़ी है और मेरा जो जन्म है, मेरी बहन का जो जन्म है मंगलवार को हुआ था, तो
मेरा कब जन्म हुआ था, तो उसका जिस दिन मंगलवार को हुआ था ना, तो उसी दिन आपका भी हो जाएगा। उसी दिन क्या हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। क्लियर समझिएगा, जिस दिन मंगलवार को उसका जन्म हुआ था उसी दिन आपका भी जन्म हो जाएगा। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, हफ्ता मतलब कट जाना चाहिए। अगर ये आसानी से ये कट जा रहा, आसानी से क्या हो जा रहा, कट गया, हफ्ता में आ गया, कोई शेष वगैरह नहीं बचता है, तो वही दिन पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर इसमें वर्ष का जिक्र होता तो अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन प्लस हो जाता है। एक दिन क्या होता है, प्लस हो जाता है। फिर उसके अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ष वगैरह का जिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये 75 हफ्ता वाला का ऐसे ही गायब हो गया। 75 हफ्ता वाला क्या हो गया, ऐसे ही गायब हो गया, क्योंकि ये कट गया है। मंगलवार उसका तो मंगलवार इसका भी हो सकता है। अब देखिए बच गया कौन, 562 दिन। अब 562 को क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा कितना से, 7 से दीजिएगा। हफ्ता 7 से होता है ना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, देखिएगा 7 से होता है। 7 से भाग दीजिए, तो 7 8 56 कर दीजिएगा। 7 8 56, ओ 56 तो कट गया। अब कहिएगा सर यहाँ जीरो उतारें, 2 उतार दिए, भाग नहीं लगा, जीरो उतार दिए, तो ये 80 बार में तो सर कट जा रहा है, लेकिन 2 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 शेष। जितना शेष बचता है ना, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए। मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगल के बाद क्या होता है, बुध या बीएफ है। मंगल के बाद क्या होगा, बुध बीएफ है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, गुरु कहीं दिया है, को ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, गुरुवार। ठीक है, अगर इसमें वर्ष का जिक्र होता तो क्या करना पड़ता, 75 हफ्ते को भी तोड़ना पड़ता। तो 75 में क्या करते, 75 में गुणा करते 7 से, तो ये जितना आता वो, और 562 वो क्या करते हैं, 562 जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं को आपका 3 दिन हो सकता है कि बढ़ जाता है, यानी गुरु के बाद शुक्र, शनिचर, रविवार हो सकता है। क्या हो सकता था, रविवार हो सकता है, वर्ष वगैरह का जिक्र होगा, तो या तो रविवार हो सकता है, नहीं तो गुरुवार हो सकता है। क्लियर समझ गए, वर्ष वगैरह का जिक्र होगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, 365 दिन जैसे ही अगले साल में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर वर्ष वगैरह का चर्चा नहीं हो तो याद रखिएगा, लीप ईयर वर्ष, उसमें भी लीप ईयर वर्ष देखना होगा। 28 का दिन होता है, 29वां एक दिन और बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आज कितना तारीख है, आज मान लीजिए 1 जनवरी है आज, तो 1 जनवरी अगर इस साल मतलब 2023 में 1 जनवरी रविवार को पड़ता है, तो पिछले साल का कब पड़ेगा, तो वो शनिवार को पड़ेगा। कब पड़ेगा, एक दिन पहले, यानी 2022 में कब पड़ेगा 1 तारीख, तो शनिवार को। इस साल 1 तारीख कब पड़ेगा, रविवार को। क्लियर हो गया, एक दिन बढ़ता है जब ये साल का काउंटिंग होता है। तो इससे भी संबंधित वीडियो दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, फिलहाल बेसिक समझते जाइए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान सा सवाल है। आपको काउंट करने के लिए हाथ का अंगूठा 5 गो होता है ना, जैसे हाथ का, जैसे मैं हम यहाँ बना देते हैं, अगर मुट्ठी बांधिएगा तो वहाँ पे उंगली ऐसे बंधा हुआ मिलता है, ऐसे एक उंगली, फिर दूसरा उंगली, फिर तीसरा उंगली, फिर ये चौथा उंगली, ये ना 4 उंगली होता है। अब बीच बीच में ये क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो उंगली पे जाएगा वो 31 का महीना होगा, जो उंगली पे जाएगा बाबू 31 का महीना होगा। ये भी क्या होगा, 31 का महीना होगा। ये भी क्या होगा, 31 का महीना होगा। ये महीना का है इसलिए हम 31-30 का जिक्र करें। और जो ये बीच में जाएगा ये 30 का महीना होगा। नहीं उंगली रखने आएगा तो इस तरह बना लीजिएगा, बस ऐसे ही। अब स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे यदि पी क्यू आर एवं एस 4 क्रमवार महीने यानी लगातार महीने हैं, जिसमें पी तथा एस महीनों में 30 दिन होते हैं, पी और एस में महीनों में 30 दिन होते हैं। अगर काउंट किया जाए तो कैसे काउंट करते हैं इसको, महीना पहले ये सिखा देते हैं। तो ये जनवरी वाला कितना दिन का होगा बाबू, 31 दिन का। फिर फरवरी 28 दिन का। मार्च बाबू यहाँ आएगा, जनवरी ये हो गया, फरवरी, दूसरा मैं कलर ले लूँ क्या, कलर में एक सेकंड, कलर यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड वाला। चलिए यहाँ देखिए, जनवरी ये हो गया, मोटा हो गया ज़्यादा। अच्छा चलिए, जनवरी ये हो गया, फरवरी ये हो गया। तो फरवरी 28 दिन का होता है, ये याद रखिए, बस हिंट्स में याद रखिए। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का। मार्च हो गया ये वाला, कितना दिन का होगा, 31 दिन का। अप्रैल कौन सा हो जाएगा, अप्रैल 30 दिन का। मई बाबू 31 दिन का। मई के बाद जून कौन सा हो जाएगा, 30 दिन का। जुलाई कितने दिन का होगा, तो आप कहिएगा सर जुलाई 31 दिन का। फिर अगस्त कितने दिन का होगा, यहाँ से फिर कहाँ आएंगे बाबू, यहाँ से फर्स्ट वाले पे आएंगे। को जुलाई यहाँ हुआ, अगस्त कितने दिन का, 31 दिन का। अगस्त के बाद सितंबर कितने दिन का, 30 दिन का। सितंबर के बाद अक्टूबर कितने दिन का,
31 दिन का, नवंबर कितने दिन का, 30 दिन का, दिसंबर कितने दिन का, 31 दिन का। क्लियर हो गया? नवंबर कितना, 30 दिन का, दिसंबर कितना, 31 दिन का। इस तरीके से आराम से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो हम देख लेते हैं कि क्या होगा। मोटा वाला को थोड़ा मिटा दें, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं पतला ताकि हम लिख सकें। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं को पी क्यू आर एस 4 क्रमवार दिए गए हैं, जिसमें पी और एस 30 दिन के होते हैं। पी और एस जो है 30 दिन के हैं, तो जनवरी तो होगा नहीं क्योंकि 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होगा नहीं, मार्च आपका जनवरी फरवरी मार्च हो सकता है, मार्च भी नहीं होगा क्योंकि 31 दिन का होता है, अप्रैल हो सकता है। क्या हो सकता है? अप्रैल हो सकता है क्योंकि ये 30 दिन का होता है। तो अप्रैल से अगर काउंट करते हैं, मान लीजिए इसको हम क्या माने, इसको अगर हम अप्रैल मान लें, ये हटता क्यों नहीं, हाँ चलिए, इसको अगर हम अप्रैल मान ले, अप्रैल इसको मान लें, मार्च यहाँ तक आया था, अप्रैल इसको मान लें तो ये 30 दिन का हो गया, फिर 31 दिन का अप्रैल के बाद मई, ये हो गया आपका जून, ये हो गया आपका जुलाई। अब देखिए इसको लगाइए, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया एस। अब एस भी गलत हो गया, एस इसलिए गलत हो गया, एस कितना इन्होंने बताया, 30 दिन का बताया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 31 दिन का होगा नहीं, यानी अगर हम मई के बाद जून लेते हैं, अब क्या करेंगे, जून लेंगे। आराम से इसे बनाना है, आराम से प्यार से बना सकते हैं, उंगली पे 2 सेकंड में बन जाता है। चलिए इसके बाद हम क्या लेंगे बाबू, जून लेंगे। अगर हम जून लेते हैं तो जून 30 दिन का है क्योंकि स्टार्टिंग वाला पी कितना दिन का है, 30 दिन का है, तो जून लेते हैं। अब जून अगर हम लेते हैं, यानी ये वाला संख्या अगर हम लेते हैं तो ये हो गया पी, और इसके बाद जुलाई 31 दिन का हो गया, ये हो गया क्यू, और ये जुलाई के बाद अगस्त हो गया है, क्यू के बाद हो गया पी क्यू आर, और ये 30 दिन का है। ये कंफर्म हो गया, ये भी 30 दिन का है और ये भी 30 दिन, लास्ट वाला भी 30 दिन का है, शुरुआत वाला भी 30 दिन का, लास्ट वाला भी पी एस, ये दोनों लास्ट में है ना, पी और एस दोनों 30 दिन का है, ये फुलफिल हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि एस कौन सा महीना है, तो एस ये वाला महीना है, एस ये वाला, तो हमने ये रखा था क्या, ये जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये होगा सितंबर। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुक वगैरह में इधर उधर दिया होगा, सितंबर करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ गए, सितंबर है। अब इसके बाद देखा जाएगा घड़ी से भी संबंधित क्वेश्चन है, पूरा बनवा दे क्या आप लोग का, चलिए बता देते घड़ी वाला भी। सिंपल सा क्वेश्चन, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, अगली बस सुबह 9:35 बजे छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है। अब ये पूछा है कि पूछताछ वाला यात्री को कितने बजे सूचना दी है, ये बताना है। एक बात बताइए, बस स्टैंड में प्रत्येक 30 मिनट में क्या होती है, गाड़ी आती है। अगली बस कितने बजे है, को आप कहिएगा सर अगली बस तो यहाँ लिखा गया है 9:35 में, चलिए हम लिख दिए अगली बस 9:35 में। इससे पहले वाली बस कितने बजे होगी, 30 मिनट घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो कहेगा सिंपल सा है सर, 9:35 में अभी बस थी ना, 30 मिनट पहले यानी 9:05 पे वो वाली बस का समय होगा। क्या बात है, इतना बना दिए, क्वेश्चन बन गया। करना क्या है, क्या बताया है कि 10 मिनट पहले छुट्टी है, 10 जोड़ दीजिए यानी 9:15। क्वेश्चन आंसर डिल 9:15, कुछ करना ही नहीं है। 10 मिनट पहले तो छुट्टी है, यानी 9:35 में अभी बता रहे कि 9:35 में क्या है, बस है अगली बस। चलिए 9:35 में 30 मिनट पे आती है तो 30 मिनट घटा दिए कि 9:05 में पिछले वाले बस था, और 10 मिनट बाद अबे 10 मिनट में आ गए, 10 मिनट पहले आए होते तो बस मिल जाती, यानी 9:15 में उसका टाइम था, यानी 9:15 में टाइम था, यानी टाइम बताने का टाइम था, बस का टाइम 9:05 था, याद रखिएगा। यानी पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी, को 9:15 पे दी। थोड़ा सा इधर उधर बोल देंगे, समझ लीजिएगा। 9:15 में ये सूचना दी क्योंकि 10 मिनट में छूटा है, ये उसने बोला था कि वही 10 मिनट हम जोड़ दिए, 9:05 में तो वो बस थी, 10 मिनट हमने जोड़ दिया कि 9:15 आ गया।
चलिए अगला जो प्रश्न है शब्दों के निर्माण से संबंधित है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आराम से इसको लगाना होता है, गेस करके लगाना होता है, अलग अलग पैटर्न पे होगा। एक क्वेश्चन आप 2 नंबर बना लीजिएगा, 1 नंबर हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या है, जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से बनाइएगा। जैसे इन्होंने पूछा है कि कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तब उसी भाषा में किस शब्द के लिए कुट ये होगा। तो देखिए ये किस शब्द के लिए पूछा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं इस शब्द को। ये वाला दिया है ना, किस शब्द के लिए, यानी ये वाला ज्ञात करना है, और सेकंड वाला दिया है तो सेकंड वाले को ऊपर लिख देते हैं। RFUBONPC ऐसे लिख दिए। इसको लिखा क्या जाता है, कंप्यूटर COMPUTER ऐसे लिखा जाता है। अब इसी तरह उल्टा हम इसलिए कर दिए क्योंकि हमको उल्टा ही ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे देखिए। अब इन्होंने क्या किया है, सी स्टार्टिंग वाला लास्ट में कर दिया, यहाँ पे ये इसको लेके चले गए, और फिर आर वाले को यहाँ इन्होंने कर दिया, यही किया इन्होंने। अब उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, एम को फर्स्ट में कर देंगे और ई को लास्ट में कर देंगे। एम को फर्स्ट में और ई को लास्ट में, तो देखा जाए एम फर्स्ट ई, तो एक कट गया, बाकी 3 बच गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने पी रखा है, MNOP, और एक माइनस करके ओ बना दिया है। चाहे एक और चीज दिखाते हैं, एक तो ये हो गया, इधर से भी लें तो एफ को इन्होंने एक माइनस करके ई कर दिया, EF, यानी एक माइनस कर दें तो ई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ई, यहाँ पे ओ को एक माइनस करेंगे, MN, यानी लास्ट में अगर n है तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले पे एक माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए f है तो एक माइनस करने पे e प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, o को एक माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, MNO, एक माइनस करने पे n आता है। तो देखिए किसी में n है क्या, यहाँ पे n है, यानी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से बनाइएगा। साथ में एक चीज़ और देखिएगा, ये कहाँ पे चेंजिंग है। अगर 2 नंबर वाला जब हम हल कर रहे थे ना, कि यहाँ पे भी ई है और देखिए यहाँ पे भी ई है, तो ई वाला नहीं कटता। फिर डी वाला भी देख रहे हैं, डी यहाँ भी है, यहाँ भी, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ पे भी है। कुछ सी तक एक ही सेम था, दोनों में फाइट था, देख रहे हैं ना। तो इसमें जो नहीं मिल रहा था उसी को डायरेक्ट देख लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसे बनाइए, थोड़ा सा अंतर है, नहीं कॉपी पेन पे बनाइए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बार बार प्रैक्टिस, अब मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, समझा दिए, प्रैक्टिस से ही आएगा। अब ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, यदि बादल को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को हरा कहा जाता है, को हरा को हवा कहते हैं, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, तब पक्षी कहाँ उड़ते हैं, को पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी या तो बादल में उड़ेंगे, नहीं तो हवा में उड़ेंगे। तो हवा को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट हवा को नीला कहा जाता है। इसमें नीला है कहीं, नीला टिक कीजिए। हवा को क्या कहा जाता है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो हवा को क्या कहते हैं, नीला कहते हैं, नीला टिक कीजिए। क्वेश्चन आंसर सॉल्व। वर्ण वाला शब्दों का क्रम ये भी पूछा गया था, तो इसे कैसे हल करेंगे, एक हम बना देते हैं, एक आप बना लीजिएगा। चलिए, इसे बनाने के लिए होता क्या है, जब इस तरह का पैटर्न दे तो इसमें खोजना होता कि एक जैसे समरूप दिखे, तो इसे हम लाइन में लिख सकते हैं। जैसे में हम एक पैटर्न बनाएं तो A-B-A, फिर अगर यहाँ पे डैश दे दिया जाए तो उसके बाद क्या पैटर्न बन रहा है, ए के बाद डैश हो गया, फिर बी, फिर बी, फिर डैश। इसके बाद देखा जाए तो क्या होगा, तो फिर डैश है, फिर यहाँ लिखा है ए, ये डैश तो यहाँ हमने लिख दिया था, उसके बाद लिखा है ए यहाँ पे, इसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है डैश, इसके बाद लिखा है ए। अब इसको पैटर्न एक जैसा बनाना है तो यहाँ पे ए भराएगा, यहाँ बी भराएगा, तभी तो एक जैसा हो जाएगा। यहाँ पे ए भराएगा और यहाँ पे बी भराएगा। अब लिख लीजिए डैश वाला, पहले बी होगा, फिर होगा ए, फिर दूसरे लाइन में ए, यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे डैश वाला बी। ये देखिए कहीं है BAAB, BAAB, बी नंबर आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पैटर्न पे समझा दीजिएगा। तो पहले वाला लाइन वाला ये हो गया, दूसरा लाइन में जाइएगा, फर्स्ट में ये, उसके बाद ये, फिर लास्ट वाले लाइन में ये, को ये 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यही चारों फिल होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला बना लीजिएगा। शुक्रवार संबंधित है सोमवार से, जैसे कि संबंधित है शुक्रवार से। इस तरह के अगर प्रश्न आए, ये पूछा गया प्रश्न है सारा, तो शुक्रवार पहले लिख लीजिए, शुक्रवार,
फिर सोमवार से है ना कि शुक्र के बाद शनि होता है, शनि के बाद क्या होता है, रवि होता है, रवि के बाद क्या होता है, सोम होता है। तो इसका रिलेशन इन्होंने बताया है। उसके बाद पूछा है कि डैश डैश यानी डैश डैश अगर हम लिख दें ऐसे, यानी ये ज्ञात करना है शुक्रवार से, यानी यहाँ हम रखें शुक्रवार। तो शुक्र के बाद एक दिन पहले कौन सा आएगा, शुक्र के बाद आएगा आपका गुरु, गुरु के बाद बुध, बुध के बाद आएगा कौन सा, मंगल। अब इसे पढ़ भी लीजिए, मंगल बुध बृहस्पति यानी गुरु शुक्र, सही है, यानी मंगल करेक्ट आंसर। फिर यही करना था, मंगल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। इधर का अगर मंगल दिया होता है तो शुक्र हो जाता है, तो केवल बैठा देना था। अब देखिए ये पैटर्न अगर पूछ दे गणित वगैरह से संबंधित, को कुछ नहीं करना है। 144 दिया है, फिर 10 दिया है। 144 किसका होता है, 144 होता है 12 का, तो 12 का दिया है 10, तो 1 6 9 का कितना हो जाएगा, 1 6 9 का होता है 13, तो इसमें एक घटाया है तो इसमें भी एक घटा देंगे, तो 13 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 13 में से नहीं 12 में से 2 घटाया है ना, सॉरी 12 में से 2 घटाएगा 10 हो गया, 13 में से 2 घटाएंगे यानी 10 2 12 यहाँ आ गया। तो क्या लिखे कि यहाँ 13 आएगा, कि 11 लिखेंगे, 11 2 13, 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, बस बैठा देना है। साला साली वाला बना लीजिएगा, कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अनुपात वाला नहीं होता है, हम छोड़ देते हैं, अनुपात वाला भी बता देते हैं। चलिए ये साला साली वाला बना लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नहीं आएगा तो एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम। एक कक्षा के विभाग में ए में 7 विद्यार्थियों में 4 लड़कियां हैं, जबकि उसी कक्षा के विभाग बी में 8 विद्यार्थियों में से 5 लड़के हैं। ए और बी विभागों में लड़कियों के अनुपात क्या है। जब भी लड़की का अनुपात पूछे ना, तो पहले क्या करना होता है, पहले टोटल देख लीजिए कितना है। मान लीजिए पहले लाइन वाला पूछे ए वाला कि कितना है, तो 4 लड़की है, टोटल कितना है, जो जिसका अनुपात पूछे वो ऊपर में और टोटल जितना वो नीचे, 4/7। अब इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे गुणा मत कर लीजिए, बराबर का साइन दे दीजिए, क्योंकि ए बी विभागों का अनुपात पूछे ना, बराबर का साइन ऐसे दे दीजिए, ऊपर नीचे गुणा करके लिख दीजिएगा, बराबर का साइन दे दीजिए। अब इसके बाद उसी कक्षा में विभाग में बी में 8 विद्यार्थी हुए, यानी टोटल कितने हैं 8, 5 लड़के हैं उसमें से, 5 लड़के हैं, 8 में से 5 गया, कितना आएगा 3, 3 लड़कियां हैं, यानी ये हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 8 चौका 32, 7 त्रिका 21, 32/21, 32 21 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है ये कथन वगैरह वाला एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिखा देते हैं, और अगले दिन हम नहीं होता बना देंगे, चाहिए इसी दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं आपको, सब पैटर्न में से एक एक बता दिए, कहीं भी बता देते हैं। प्रश्न में एक कथन तथा 3 कार्यवाही 1 2 3 दी गई है। हालांकि प्रति कार्यवाही का कुछ औचित्य संभव है, यह तय किया जाना है कि कौन सी कार्यवाही उपयुक्त होगी। ये कौन सा कार्यवाही उपयुक्त होगा ये बताना है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुछ यूरेनियम खानों के आसपास के आदिवासी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के संपर्क में आने के कारण कई रोगों से पीड़ित हैं। तो इसमें देखा जाए तो क्या करना चाहिए, तो आने से हैं तो क्या होना चाहिए, कार्रवाई ये है, एक नंबर कि सरकार को उन खानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है, रोग से पीड़ित है, बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे स्थानीय निवासी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट में संपर्क में ना आए। ऐसी व्यवस्था क्या हो सकता है, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है, अगर होता तो हो नहीं गया होता। तो देखा जाए तो पहले तो या तो बंद कर दो, तीसरा देखते हैं, आदिवासियों को अन्यंत्र पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, या तो उसको दूसरे जगह आप शामिल कर, बहुत ज़रूरी है, वहीं से करना है सारा काम, तो खान से वहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप क्या करोगे, उसका व्यवस्था दूसरे जगह आप कर दो कि वहाँ जाके आराम से रहें, और नहीं तो आप उसको जो भी खाने बंद कर दो। यही 2 होगा। देखिए 1 और 3 किसी में दिया है, 1 एवं 3 बिल्कुल सही है, ये बना लीजिएगा आप। एक बच गया, इसको भी कर देते हैं रक्त संबंध वाला, ताकि सब बन जाए, बाद में कहिएगा नहीं कि सर एक भी छोड़ दिए। बी सी का पति है, एक लिख दिए बी और एक लिख दिए सी, बी सी। बी जो है सी का पति है, यानी पति कौन है, बी है। किसका पति है, सी का, तो एक पत्नी कौन हो गई, ये हो गई, ठीक है। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, इसकी बहन है, ये हो गया बहन। डी जो है सी की बहन है, डी जो है सी की, इसकी पत्नी की, मतलब
इसके पत्नी की क्या है, ये डी बहन है। डी से बी, डी से बी से क्या रिश्ता है, यानी बी का रिश्ता पूछा है। हम मिटाएंगे को दिखा देंगे, चलिए दिखा देते हैं। ये पत्नी लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है। ये पूछा है डी का बी से क्या रिश्ता है, बी से क्या रिश्ता है डी का, यानी इसका और इसका रिश्ता पूछा है कि क्या है, बताइए क्या है इन दोनों का रिश्ता। तो जाहिर सी पत्नी की बहन क्या लगती है, पत्नी की बहन क्या लगेगी, पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, साली करेक्ट आंसर, यही तो पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अगर आप लेना चाहें 330 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है, नहीं तो प्रैक्टिस देखिए, ये दूसरे चीज़ से नहीं होगा, हम कितना पढ़ाएंगे तो वो आपका क्लियर नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा। जो भी पुराने पूछे गए प्रश्न है उसे ज़रूर क्लियर कीजिए, निश्चित रूप से आपका होगा। और हम कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक का एक एक अलग से वीडियो डालने का। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से कीजिए, 50 नंबर का निश्चित रूप से 100% है, मुझे आशा है कि आपका क्लियर हो जाएगा, अगर जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो बना लिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।